अनीता अपनी टूटी फूटी चारपाई पर पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। इंदर उसके लिए दवाइयां लाने गया था और प्रीति अपनी माँ के पास उसका हाथ थामे बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोल दे बेटी। इतनी दोपहर में कौन होगा माँ? देख तो सही। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सेठ किशोरी लाल बाहर खड़ा था। कहाँ है तेरा बापू? माँ की दवा लाने गए हैं। कोई काम था क्या? सबसे घूम घूम कर बोलता है कि उसकी जमीन पर मैंने कब्जा कर रखा है। पूरे गांव में मेरी बदनामी करता है। हिम्मत है तो खाली क्यों नहीं कर लेता? आज मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। सही तो कहते हैं बाबू। तुम हमारी जमीन लौटा क्यों नहीं देते? अरे चुप कर छोकरी। तेरा बापू आ जाए तो कहना मुझसे आकर मिले। जी अच्छा। किशोरी लाल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और माँ, किशोरी लाल आया था। कह रहा था बापू सबसे घूम घूम कर उसको बदनाम करते हैं। ये तो सरासर दबंगई है। एक तो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ऊपर से हमें ही धमकी देता है। इसलिए बीवी भरी जवानी में छोड़कर चली गई। वो कह रहा था तेरा बापू आ जाए तो भेज देना। ठीक है, बापू से बता देना। थोड़ी देर में ही इंदर आ गया। उसके माथे से खून निकल रहा था और हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ बाबू? चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी। ले, पहले माँ को ये दवा पिला दे। बापू, वो किशोरी लाल आया था। वो यहाँ भी आया था? क्या कहा उसने? कह रहा था तेरे बापू आ जाए तो दुकान पर भेज देना। उसे के आदमियों ने तो पीटा है मुझे और मेरा ये हाल किया है। दवाई पीते ही अनीता को थोड़ा आराम हो गया। वो आकर इंदर के पास बैठ गई। कितनी बेरहमी से मारा है नस्बीटों ने, जरा भी दया नहीं आई। अपने अपने कर्म है। हमारी जमीन होती तो हम दर दर के भिखारी ना बने होते। प्रीति उठकर माँ के कमरे में गई और उसका संदूक खोलकर सौदा लाने के लिए कुछ पैसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग की झिलमिलाती चूड़ियां देखकर उसे रहा नहीं गया। उफ़ो, कितनी प्यारी है ये चूड़ियां, पहन कर देखती हूँ। उसकी गोरी कलाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति भागती हुई माँ के पास गई। माँ देखो, ये चूड़ियां कितनी प्यारी है। तुम तो कभी इन्हें पहनती नहीं हो। तू है कहाँ? मुझे तो सिर्फ तेरी चूड़ियां ही नजर आ रही है। माँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। सुनिए जी, आप प्रीति को देख रहे हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? प्रीति ने अपनी चूड़ियां निकाल दी। अब वो सबको दिखाई पड़ने लगी थी। अरे, ये चूड़ियां तो बहुत सालों पहले तेरी दादी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इसे मेरे लिए तीर्थ यात्रा से लाई थी, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रख दिया था। फिर मैं भूल गई। बस, अब उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया? हम लोग एक खेल खेलेंगे। प्रीति ये चूड़ियां पहनकर सेठ किशोरी लाल के घर जाएगी और उसको कहेगी मेरे खेत वापस कर दे और मेरा अच्छी तरह से इलाज करवाएं। इसके साथ ही बाजार में सबके सामने मुझसे माफी मांगे, वरना उसकी दुकान में आग लग जाएगी। प्रीति उसको दिखाई तो पड़ेगी नहीं। ये ठीक रहेगा। बापू, कितना मजा आएगा। क्या बुद्धि लगाई है। मैं जब भी उससे अपनी जमीन वापस मांगता हूँ तब वो अपने पाले हुए गुंडों से मुझे पिटवा देता है। उसके आदमी मुझ पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती होती है। मैं आज रात को ही उसके घर जाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। रात हुई तो प्रीति ने लाल चूड़ियां पहन ली और सेठ किशोरी लाल के घर पहुंच गई। उस समय वो सो रहा था। वो उसके बिस्तर के पास जाकर उसके कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाने लगी। सेठ, उठ जा। तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कौन हो तुम? कौन हो? बचाओ! बचाओ! वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रीति कभी उसके सिरहाने खड़े होकर चूड़ियां खनकाती, कभी पेड़ के पास चली जाती। कोई उपाय हो तो बता दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मैं तेरी कुल देवी हूँ। अभी अगर तू अपने आप को बचाने चाहता है
तो सबकी हड़पी हुई जमीनें वापस कर दे, और जिसको तूने आज भरे बाजार में पिटवाया था उसका अच्छे से इलाज करवा। सबके सामने उसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर, वरना अनर्थ होकर रहेगा। मैं सब करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो माँ। अगर कल तक तूने अपने सारे पाप नहीं धो लिए तो मैं कल रात में फिर आऊंगी। माँ, मैं कल सब कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। प्रीति चिड़िया खनकाती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर आ गई। अंधेरी रात में भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे पता था कि कोई उसको देख नहीं सकता है। घर आने पर माँ, बहुत मजा आया। उसका मुंह तो देखने लायक था जब मैंने उसको बताया कि मैं उसकी कुल देवी हूँ। प्रीति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इंदर ने उसको गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशोरी लाल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। प्रीति ने ही दरवाजा खोला। बिटिया, तुम्हारी बापू कैसे हैं? जरा बुलाना, मुझे उनसे बातें करनी है। तब तक इंदर भी आ गया। सेठ, मेरी जमीन लौटा दो, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे इंदर, आज से तुम अपनी जमीन पर खेती कर लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बैल भी भिजवा देता हूँ। सेठ जी, अभी तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खेत में काम कर सकूं। अरे चलो, मैं तुम्हारा इलाज शहर में करवाऊंगा, तुम्हारे खेत पर अपने आदमी भेज देता हूँ। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ इंदर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। कोई सपना तो नहीं देख लिया मैंने सेठ जी? अरे नहीं इंदर, सपना नहीं देखा, बस आत्मा की आवाज सुन ली। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम थोड़ी देर में दुकान पर आ जाना, मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए खूब जोर से हंस पड़े। प्रीति, तूने तो उसको काफी डरा दिया। बापू, आज की रात मुझे फिर जाना होगा सेठ के पास। चलो, अब हमारी जमीन वापस मिल गई, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, बस हमारी दशा सुधर जाएगी। इंदर तैयार होकर सेठ की दुकान पर गया तो वहाँ काफी लोग थे। सेठ सबकी हड़पी हुई जमीन वापस करने का फैसला सुना रहा था। आओ इंदर, कल की भूल के लिए मुझे माफ करना भाई, थोड़ी देर में चलते हैं शहर। किशोरी लाल उसे शहर ले गया और अच्छे से अस्पताल में उसका इलाज करवाया। घर आते समय उसको 500 रुपए भी पकड़ा दिए। इंदर घर आया तो, बापू, हमारे खेत में आज से जुताई शुरू हो गई है, अब की बार हम उसमें गेहूं लगाएंगे। हाँ बेटी। उस दिन जब किशोरी लाल घर आया तो उसने अपने नौकर माखन को भी रात में अपने कमरे में ही सोने को कहा। उस दिन रात भर पलंग पर बैठा रहा। सुबह के 4 बजे उसकी आंखें लग गई। तभी, सेठ, आज तो तूने बहुत नेक काम किया है, इसलिए तेरा कुछ पाप कट गए। मैं तुझसे प्रसन्न हुई। आइंदा कभी किसी का दिल मत दुखाना। अपनी पत्नी पहले ही खो चुका है, जाकर दान पुण्य करके अपने बचे हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। माँ, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे बचा लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। प्रीति अपने घर चली गई। सुबह, माँ, ये जादुई चूड़ियाँ मुझे इसलिए मिली है कि मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकूं। अब से मैं रोज रात में उन जगह पर जाऊंगी जहाँ अपराध होते हैं। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव के सारे अपराधी सुधर जाएंगे। सही कहा तूने, जादुई चूड़ियों का इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। प्रीति की मेहनत और नेकी से खुश होकर जादुई चूड़ियों ने उसका घर, धन, वैभव और समृद्धि से भर दिया। अब उनके जीवन में कोई कष्ट न था। गंगा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। फसल से जो आमदनी होती उसी से अपने परिवार का खर्च चला लेता था। घर में उसकी पत्नी चंपा थी, जो घर का काम करने के साथ अपने पति के साथ भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, शरद। प्यार से सब उसे पिंकू बुलाते थे। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल बैग बिल्कुल पुराना हो गया है, इसमें से मेरी किताबें गिर जाती है, मुझे नया बैग दिलवा दो। अभी 2 साल पहले 7वीं में ही तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। माँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा बैग फट गया है, मेरे लिए बैग नहीं आएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।
स्कूल तो जाना ही होगा, इतनी जिद करने से बैग थोड़ी मिल जाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस उल जलूल मांगे करते रहते हो। पिंकू पैर पटकते हुए उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो पहले ही उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से फटा पुराना बैग। आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं, नदी के किनारे चलकर बैठता हूँ। वो नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि नदी में एक व्यक्ति पानी में हाथ पैर मार रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नदी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। पिंकू ने उसे जमीन पर पेट के बल लिटाकर उसके पीठ पर जोर लगाया ताकि उसके पेट में गया हुआ पानी निकल सके। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। मुझे किसने बचाया? सबने पिंकू को आगे कर दिया। यही है वो बहादुर लड़का जिसने आपको बचाया है। आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। नदी के उस पार वाले गांव का रहने वाला हूँ। अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था, परंतु आज सुबह जब नदी में नहाने के लिए घाट पर आया तो पता नहीं कौन मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। दरअसल मुझे तैरना भी नहीं आता। ओह, चलिए आप हमारे घर चलकर आराम करिए। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपने गांव चले जाइएगा। ठीक है, चलो। पिंकू भवानी प्रसाद को साथ लेकर घर आ गया। माँ, भवानी प्रसाद को खाने के लिए कुछ दे दो। ये थोड़ा आराम कर लें, फिर इन्हें इनके गांव पहुंचाकर आता हूँ। ठीक है। उसकी माँ ने भवानी प्रसाद को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को मैं आपको छोड़कर आता हूँ। तुम लोग बहुत ही नेक और दयालु हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब तुम हमारे गांव चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। हमने आपको उपहार के लालच में थोड़ी खाना खिलाया। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। भवानी प्रसाद के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। पिंकू भवानी प्रसाद के साथ नदी के किनारे गया और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। काका, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा, पर आज पैसे मत मांगना। ठीक है बबुआ। जब वो लोग भवानी प्रसाद के गांव पहुंचे तब सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। अगर ये पिंकू मेरी जान ना बचाता तो मैं नदी में डूबकर मर ही गया होता। भवानी प्रसाद की पत्नी शीतला ने पिंकू को अपने पास बिठा लिया और उसे उसके परिवार के बारे में पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। आप लोग कभी मेरे गांव आए तो हमारे घर जरूर आइएगा। रुक जाओ पिंकू, तुम्हें कुछ देना है। शीतला कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। पिंकू, ये बैग तुम्हारे लिए है, बहुत संभल कर ले जाना और इसमें का सामान अपनी माँ को दे देना। आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल बैग की जरूरत है? इस स्कूल बैग की वजह से ही मैं भवानी काका की जान बचा पाया। पिंकू ने उस दिन की सारी बातें शीतला को बताई। चलो अच्छा हुआ ना, तुम भी आते रहना। पिंकू ने बैग कंधे पर रख लिया और बड़ी मस्ती से चल पड़ा। तभी बैग इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें क्या है? जरा खोल कर देखूं तो सही। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बैग सोने की असरफियों से भरा हुआ था। लगता है उन्होंने गलती से ये बैग मुझे दे दिया है। मुझे फिर वहां जाना होगा। वहीं से वो उनके घर के लिए पीछे मुड़ गया। उनके घर पहुंचा तो क्या हुआ पिंकू? लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे अशरफियों से भरी बैग दे दिया है। पिंकू, गलती से नहीं, तुम इसके हकदार हो बेटा। जाओ जल्दी जाओ, अपने माँ को दे देना ये असरफियाँ। पिंकू फिर बैग दबाए जल्दी जल्दी नदी के किनारे बढ़ गया। नाव में बैठकर घर गया और माँ को सारी असरफियाँ देते हुए, माँ, ये अशरफियाँ संभल कर रख लो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बैग मिल गया है। इतनी असरफियाँ कहाँ से आई? भवानी काका की जान बचाने की वजह से उन लोगों ने मुझे ये बैग और अशरफियाँ दी हैं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठ गया। साइकिल पर बैठते ही उसकी साइकिल हवा में उड़ने लगी
और पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। वो हक्का बक्का सा स्कूल में पहुंचकर अपनी कक्षा में चला गया। अपनी सीट पर बैठा ही था कि जो लड़की नीला कभी उससे बात भी नहीं करती थी, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शरद, आज मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? उसने झट अपनी सीट पर से उठकर नीला को बैठने की जगह दे दी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे स्कूल आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ। तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, फिर आज क्या हो गया? तब तक कक्षा में मैथ्स के टीचर मिस्टर भौमिक आ गए। पिंकू, आज तुम्हें बोर्ड पर ये सवाल हल करके दिखाना है। पिंकू की तो मैथ्स के नाम से ही कंपी छूटने लगती थी। किसी तरह बोर्ड के पास गया, हाथ में चौक लिया और सरसराते हुए सारे सवालों का उत्तर लिख डाला। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। वाह पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। पिंकू को उस दिन बहुत अच्छा लगा। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो पिंकू, मुझे भी मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन जब वो घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उसने अपने बैग से किताब कॉपियां निकालकर तख्त पर रख दी। तभी उसकी नजर बैग में पड़ी थैली पर पड़ी। उसने थैली निकालकर देखा। माँ, ये देखो, ये तो अशरफियों से भरी थैली फिर से आ गई। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये बैग जादुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही। माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। माँ, हमारे अच्छे दिन आ गए। आज कक्षा में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये बैग जादुई है। इस बैग से मिलने वाले पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और गरीबों एवं जरूरतमंदों को भी बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। पिंकू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। कुछ दिनों में ही पिंकू की बोर्ड की परीक्षा हुई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। तभी नीला का फोन आया। हेलो पिंकू, बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। पिंकू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जादुई स्कूल बैग ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल के पास आए और नाश्ते की टेबल लगाती पत्नी सुधा से, सुधा, आज के डिनर के लिए जो कुछ चाहिए बाजार से मंगवा लेना। मेरा बॉस एक बार खुश हो गया तो प्रमोशन के साथ साथ 2-3 दिन विदेश यात्रा भी मिल जाएगा। उसकी पत्नी का खास ख्याल रखना। हाँ, वो सब तो हो जाएगा, पर अम्मा को कहाँ रखेंगे? अगर वो खांसते हुए सारे मेहमानों के सामने आ गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अम्मा को खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी कहाँ सोती है? हर्षवर्धन ऑफिस के लिए निकल गए। सुधा पूरे घर को चमकाकर साफ करवा रही थी। लाली फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए और बाहर गमले के सारे पौधे भी काट छांट कर साफ कर दो। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं? कई दिनों से नहाई नहीं है। जा, सबसे पहले अम्मा को नहलाकर धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बैठा दे। लाली ने अम्मा को छत पर ले जाकर रगड़ रगड़ कर नहलाया, बालों को शैम्पू से धोया और धूप में ही चारपाई पर बिठा दिया। लाली, जरा एक कप चाय बना दे, अदरक वाली, बड़ी ठंड लग रही है। जी अम्मा, अभी लाई। लाली नीचे चली गई। अम्मा पूरी दोपहर चाय का इंतजार करती रही, पर चाय नहीं आई। लाली नीचे गई तो रसोई के काम में उलझ गई। चाय की बाट जोते जोते अम्मा की आंख लग गई। 3 बज रहे थे। हवा भी सर्द हो गई थी। सुधा पार्लर से लौटी तो अचानक, लाली, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया कि नहीं? अरे भाभी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, अभी जाती हूँ। अम्मा ने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी ठंड लग रही है। लाली सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बड़ी ठंड लग रही है। लाली अम्मा को सहारा देकर नीचे ले आई। लाली, आज अम्मा का बिस्तर नीचे मेरे पेंटिंग वाले कमरे के बगल में जो कैमरा है वही लगा दे। पर भाभी, वहाँ तो कबाड़ रखा है। अरे आज भर ही तो रहना है, कल ऊपर ले आएंगे। लाली ने अम्मा को नीचे कमरे में शिफ्ट करके खाना दे दिया। अम्मा, आज देर हो गई है, आप खाना खा लीजिए, थाली बाद में ले जाएंगे। आज मेहमान आने वाले हैं,
सारी तैयारी भी करनी है। अम्मा टुकुर टुकुर लाली की तरफ ताकती रही थी। पूछने का साहस न था कि क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। सुधा ने सुना था उसके बॉस और उसकी पत्नी बड़े ही मॉडर्न है, इसलिए सुधा को भी पार्लर जाकर कुछ हेयर स्टाइल करवाना पड़ा था। घर लौटी तो सारा खाना तैयार हो गया है ना? तो सारी प्लेट्स और कांटे छुरी पोंछ कर लगा दे, एक भी दाग नहीं होना चाहिए। भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे पहली बार कोई खाने पर आ रहा है। हाँ, इस बार साहब के बॉस आने वाले हैं ना, हर बार तो साथी दोस्त होते हैं। अच्छा जल्दी कर तू, सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियाँ खाने के टाइम बनेगी, 5 बज गए हैं, 7:30 बजे तक लोग आ जाएंगे। जी भाभी, मैं इधर देख लूंगी, आप जाकर तैयार हो जाइए। सुधा अपने कमरे में तैयार होने चली गई। 6:30 बजने वाले थे। हर्षवर्धन आ गए थे। सुधा पर नजर पड़ते ही आंखें झपकाना भूल गए। लहरिया पिंक साड़ी में सुधा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा दिन तो खुद की तैयारी में ही लगे होंगे। खाना वाना अभी बनाया है कि नहीं? जी जनाब, सब कुछ रेडी हो गया है। अम्मा कहाँ है? नीचे मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में है। हर्षवर्धन सीढ़ियां उतरकर सीधा अम्मा के पास ही पहुंच गया। भैया, हमको तो बरेली ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, क्या मुसीबत है? ये कौन सा समय है इस तरह की जिद करने का? जाना है तो कल भेज देंगे। दरअसल इस घर की साज सज्जा में मैं कहीं फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह की बातें सुन ली हैं। कैसी बातें करती हो अम्मा? क्यों नहीं फिट बैठती हो? सब अपने माँ बाप को फेंक थोड़ी ना देते हैं। फिर यहाँ तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा ना, हम तुम्हें बुलाएंगे ऊपर। आराम से बैठो। हर्षवर्धन ने इस झमेले को खत्म करने में ही भलाई समझी। 5 वर्ष पहले बाबूजी के मरने के बाद अम्मा को बरेली से यहाँ लेकर आ गए थे। यश भाई साहब के कहने पर बरेली की कोठी तो कब की बिक गई थी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा था कि अम्मा कैसे हैं। फिर बरेली में था ही क्या जहाँ अम्मा को छोड़ आते। 7:30 बजे मेहमान आ गए थे। पहले चाय का दौर चला, फिर कुछ देर पत्ते खेले गए। 9 बजे सुधा ने सूप की ट्रे पेश कर दी। उसके हाथ की बनाई पेंटिंग्स, पर्दों का डिजाइन, साफ सफाई और घर की साज सज्जा देखकर बंगाली बॉस की पत्नी सुनंदा तो सुधा की दीवानी हो गई थी। आपनार हाथेर এই पेंटिंग गुलो तो खूबी सुंदर। आपने এই गुलो कोथाय पेंटिंग करें? नीचे मेरा एक पर्सनल रूम है, फ्री होकर वही बैठकर पेंटिंग बनाती हूँ। आपको इतनी पसंद आई तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी। थैंक्स सुधा। अम्मा आज मगन थी कि सुधा ने हर बार की तरह बढ़िया बढ़िया खाना बनाया होगा। गरम गरम कचौड़ियाँ तो मैं आलू टमाटर की रस्से वाले सब्जी से खाऊंगी, पुलाव कोफ्ते से खा लूंगी, खीर सबसे बाद में खाऊंगी। ऊपर सब खाना खाने बैठ गए थे। लाली उदड़ की कचौरियाँ देसी घी में बना रही थी। खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। कचौरियाँ की स्वाद याद आते ही मुंह में पानी आ रहा था। इंतजार की हद हो गई थी। रात को 11 बज रहे थे। अम्मा भूखी बैठी थी। 2 कचौड़ियाँ ही दे जाती तो दवा खा लेती मैं। लगता है सब लोग भूल गए मुझे खाना देने। खाना खाकर सब लोग जाने लगे। अचानक, मिसेज हर्षवर्धन, जरा अपना पेंटिंग्स वाला रूम दिखाइए ना प्लीज। सुधा अपने रूम का नाम सुनते ही अचकचा सी गई। बगल में ही अम्मा का कमरा ही है, कहीं कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। बिल्कुल देख सकती है, पर एक बार मुझे नीचे जाना होगा, मैं अभी आई। सुधा अम्मा के कमरे में गई तो वो जगी हुई थी। अब खाना लेकर आई हो? मैं तो सोच रही थी आज भूखी ही रह जाऊंगी। नहीं अम्मा, मेहमान अभी भी है, मैं कमरा बाहर से बंद कर रही हूँ। आप उनके जाने के बाद खा लेना। बगल वाले कमरे में मेहमान मेरी पेंटिंग देखने आ रहे हैं। इतना कहकर वो ऊपर चली गई। हम आपका पेंटिंग रूम देख सकते हैं सुधा जी? हाँ हाँ चलिए। सुधा सबको अपने कमरे में लेकर गई। सुनंदा उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर बहुत प्रशंसा कर रही थी। बल्कि एक पेंटिंग को तो उन्होंने इतना सराहा कि सुधा को कहना पड़ा कि ये आप ले लीजिए। अम्मा का कमरा बगल में ही था। अचानक, रुको, कहीं किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ, मुझे भी लगता है अम्मा मरवाएंगी आज। सुधा ने अम्मा का कमरा खोल कर देखा तो अम्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रोती जा रही थी।
रोते रोते सिसकियां भी लेती जा रही थी। क्यों रो रही हो? आज शुगर बचा रखा है। सुधा के पीछे पीछे सुनंदा, उनके पति और हर्षवर्धन भी वहां पहुंच गए। भूख लगी थी, नींद आ रही है। ये कौन है? आपका काम वाली? हाँ, आजकल बीमार चल रही है। क्षमा करना सुधा, तुम पर भरोसा करके मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ की इस दशा का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे खुद अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था। वो इस घर की मालकिन है। अगर उसके हिस्से के पैसे लेकर हमने ये घर ना बनाया होता तो आज वो भी कोठी में राज कर रही होती। हर्षवर्धन माँ को सहारा देकर ऊपर कमरे में ले आए और उसे सोफा पर बिठा दिया। सर, क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को खाना खिला दूं जरा। नो नो, प्लीज टेक योर टाइम। हम चलेंगे, काफी रात हो गई है। बॉस जा चुके थे। सुधा का मूड ऑफ हो गया था। हर्षवर्धन रसोई में से अपने हाथ से थैली सजाकर माँ के सामने रख दिया और अपने हाथों से कौर बनाकर खिलाने लगे। माँ की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। दूसरे दिन ही हर्षवर्धन का प्रमोशन लेटर आ गया था। एक गांव में अनमोल नाम का एक नौजवान रहता था। वो अनाथ और अकेला था। उस दिन सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। कई दिनों से बीमार होने के कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पाया था। इसलिए उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर में अनाज का एक दाना था। उसने कुछ लोगों से उधार पैसे लिए थे, वे सब खर्च हो गए थे। वो सेठ चंदूलाल के यहाँ पहुँच गया। सेठ जी नमस्ते, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, कमा कर लौटा दूंगा। अनमोल, अब तक तूने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया है। उसे चुकता करने में तुझे नानी याद आ जाएगी। तेरी कमाई भी कहाँ बहुत ज्यादा है जो तू चुकता कर देगा। साफ बात है, मैं तुझे रुपया नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मैं आधे पेट खाऊंगा, लेकिन पहले कर्ज के रुपए लौटाऊंगा। मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं कहाँ कह रहा हूँ तू धोखा दे रहा है। सवाल ये है तू किसके किसके रुपए लौटाएगा। अब यहाँ से जा, मेरी खोटी मत कर। अनमोल चंदूलाल की आदत जानता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने गांव के कई लोगों से उधार ले रखा था, इसलिए उनसे दोबारा मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जंगल की तरफ निकल गया। उसका ध्यान एक अकेले आम के पेड़ के ऊपर चला गया। वो थक गया था और दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से आवाज आई। अनमोल, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब आदमी अपनी किस्मत में परेशानी लिखकर ही पैदा होता है। मैं तो गरीब, बीमार और साथ ही साथ लाचार भी हूँ। मैं मानता हूँ कि इस समय तुम गरीब और बीमार हो, लेकिन अपने आप को लाचार मत समझो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम तो जादुई ढंग से बोल रहे हो। क्या सचमुच मेरा साथ दोगे? एक गरीब का सहारा बनोगे? बार बार अपने को गरीब मत कहो। तुम दिल के बहुत अमीर हो। आज मैं तुम्हारे कारण ही यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे कारण? हाँ, कई साल पहले महर्षि रामेश्वरानंद जी ने सत्यनारायण की पूजा के प्रसाद का एक आम खाया और उसकी गुठली कुटिया के पास रख दी। वो गुठली एक छोटा पौधा बन गई। वो जगह पौधा के लिए सुरक्षित नहीं था। किसी जानवर ने पैर रखकर उसे कुचल दिया था। एक बच्चा वहां पर आया और उसने उस पौधे को ले जाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर लगा दिया। देखते देखते कुछ वर्षों में वो पौधा से बड़ा पेड़ बन गया और फल देने लगा। वो पेड़ मैं हूँ और वो बच्चा जिसने मुझे जीवन दान दिया था वो तुम हो। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मेरे बाबूजी हमेशा मुझे समझाया करते थे कि किसी भी चीज की सुरक्षा करो, सबकी सहायता करो। जो भी अच्छा काम किया जाता है वो पुण्य के खाते में पहुंच जाता है। पुण्य में बड़ी शक्ति होती है। महर्षि के आशीर्वाद से मेरे अंदर कुछ शक्तियां आ गई। वैसे भी छाया देना, फल देना, लकड़ियां देना वृक्ष का स्वभाव होता है। अरे, बातें तो होती रहेगी, लेकिन पहले अनमोल राजा की भूख मिटाना चाहता हूँ। ये लो, अब खाने के लिए तैयारी कर लो।
कई रसीले आम पेड़ पर से नीचे आ गए और सभी इकट्ठा होकर एक थाली में समा गए। देखते ही देखते कुछ आम रोटी बन गए, कुछ दाल, कुछ भात, कुछ सब्जी, कुछ आम रस इत्यादि बन गए। पूरी थाली सभी व्यंजनों से सज गई। अनमोल प्रसन्न से भोजन ग्रहण करने लगा। तुम तो बड़े जादूगर निकले। मेरा पेट भरने के लिए सारे व्यंजन थाली में परोस दिए। अनमोल भाई, आम तो तुम्हें खिला ही सकता हूँ, लेकिन जब भोजन की बात आती तो भोजन भोजन की तरह होना चाहिए। रोटी, दाल, भात, चावल, सब्जी, चटनी, अचार सब कुछ होना चाहिए। खाओ प्रेम से। मजा आ गया। आज घर में एक भी दाना नहीं था, लेकिन तुम्हारी तरफ से प्यारी दावत मिल गई। नसीब खुल गया। अरे, ये मेरे शरीर में हलचल कैसी हो रही है? मेरी तबीयत ठीक हो रही है। सारा दर्द रफू चक्कर हो रहा है। कमाल है भाई, तुम्हारे भोजन में औषधि का चमत्कार है। जादुई आम के पेड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट थिरकने लगी। उसकी जादुई प्रभाव का असर अनमोल पर हो रहा था। अनमोल राजा, मैं तो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतने सालों तक तुम्हारा जो साथ ना मिल सका था, वो अब सूद के साथ वसूल करूंगा। अब तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमसे मिलूंगा। मीठे मीठे आम भी खाऊंगा, खाना भी खा लूंगा, तुम्हारी डाल पर बैठकर झूला भी झूलूंगा। अनमोल बहुत समय तक जादुई पेड़ के साथ बातें करता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। उसे न चाहकर भी विदा होना पड़ा। पेड़ भाई, अब शाम हो गई है। जी तो नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। कल फिर मिलने आऊंगा। ठीक है, जा रहे हो तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। अच्छे अच्छे रसीले आम दे रहा हूँ। मेरे आम तुम्हारे बड़े काम आएंगे। आम के पेड़ से बहुत सारे रसीले आम नीचे आ गए। अनमोल ने उन सभी आमों को एक बड़े झोले में भर लिया और अपने दोस्त आम के जादुई पेड़ से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने आम को एक बड़ी टोकरी में रख दिया। अचानक उसमें से प्रकाश निकला और वो उन्हें देखने लगा। अरे, ये क्या चमत्कार है? आम सोने के बन रहे हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है? इतना सोना, सोने के आम। मेरी तो दुनिया ही बदल गई। हे भगवान, मैं नाचूं या गाऊं, समझ में नहीं आता कैसे खुशियां मनाऊं। अनमोल ने अपने सारे कर्जे के रुपए लोगों को वापस कर दिए। अपने घर को सुंदर व्यवस्थित बना दिया। अनमोल का भी होलिया बदल गया। सेठ चंदूलाल ने देखा तो देखता ही रह गया। एक दिन जब अनमोल जादुई आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तब वहाँ से सेठ चंदूलाल गुजरा। अरे अनमोल, तेरी तो दुनिया ही बदल गई है। किसी से गड़ा हुआ धन मिल गया है क्या? अनमोल ने ऊपर आम के पेड़ की तरफ इशारा किया। सब ऊपर वाले का कृपा है। वो जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है। सेठ को जलन हुई और वो आगे बढ़ गया। अनमोल पेड़ से बातें करने लगा। अनमोल के हाथ में एक आम था जिसने सुनहरा रूप ले लिया था। इतने में एक जादूगर वहाँ पहुँच गया। उसने अनमोल के हाथ में सोने का आम देखा तो उसका माथा ठनक गया। वो जान गया कि वो जादुई पेड़ का ही कमाल है। शाम हुई और अनमोल ने विदाई ले ली, लेकिन जादूगर दूर से आम के पेड़ को देखता रहा। अनमोल के जाने के बाद वो आम के पेड़ के पास आ गया। आम के पेड़, मैं जानता हूँ तुमने ही उस आदमी को सोने के आम दिए हैं। अब मुझे भी बहुत सारे सोने के आम चाहिए। मैं तुम्हें सोने के आम नहीं दूंगा, तुम उसके काबिल नहीं हो। अगर तुम मुझे सोने के आम नहीं दोगे तो मैं जादू से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें सोना नहीं दे सकता। जादूगर ने जादू चलाया और जादुई पेड़ सूखने लगा। तुम मेरी जादुई शक्तियों को नहीं जानते। अब भी समय है, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। जादुई पेड़ ने जादूगर की बात नहीं मानी और जादूगर ने उसे सुखाना शुरू कर दिया। जादुई पेड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई। दूसरे दिन जब अनमोल वहां पहुंचा और उसने जादुई पेड़ की उस स्थिति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? मुझे बताओ। मैं उस आदमी का वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसा करने के लिए सोचेगा भी नहीं।
मेरे दोस्त, एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। अब मेरी अंत समय आ गया है। मुझे तुम्हारा साथ मिला, इस बात की बड़ी खुशी है। यदि तुम्हें कभी महर्षि रामेश्वरानंद जी मिले तो उन्हें मेरे इस हालत के बारे में मत बताना, वरना उन्हें बड़ा दुख होगा। मेरा तुम्हारा इतने दिन का ही साथ था। मेरे दोस्त, मेरे जीते जी तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहले की तरह बना दूंगा। मैं जा रहा हूँ, जल्द ही मिलूंगा। अनमोल ने मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना की और जब वहां से लौटने लगा तो सामने से एक महर्षि आते हुए दिखाई पड़े। अनमोल को जानकारी मिली कि वही महर्षि रामेश्वरानंद जी है। उसने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया, उन्हें जादुई आम के बारे में सब कुछ बताया तो वो अनमोल के साथ चल पड़े। महर्षि ने जब जादुई आम के पेड़ की हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़कर पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। चमत्कार हो गया, जादुई पेड़ पहले की ही तरह हरा भरा हो गया। महर्षि, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई जो मुझे पुनर्जन्म मिल गया। इस नौजवान को धन्यवाद दो, इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं यहाँ तक चला आया। हे गुरुवर, बचपन में इसी अनमोल ने मुझे जीवन दान दिया था और आज फिर से आपके माध्यम से बचा लिया। गुरुवर, अब तो मेरे इस पेड़ मित्र पर किसी जादू का असर नहीं होगा ना? कदापि नहीं, अब उस जादूगर का जादू ही समाप्त हो जाएगा। इसी बीच जादूगर वहां आके पहुंच गया और उसने पेड़ की स्थिति देखी तो चौंक गया। उसने जादू चलाना चाहा लेकिन नाकाम हो गया। इतने में 3-4 आम आकर उसके सर, मुंह और नाक पर लगे और वो जमीन पर धराशायी हो गया। जादूगर, तेरा जादू तेल लेने चला गया। अब अगर दोबारा यहाँ दिखाई पड़ा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरी आगे आने वाली 7 पुश्ते भी नहीं आएंगे। महर्षि के आशीर्वाद से जादुई पेड़ और अनमोल की मित्रता अटूट हो गई। बांके एक गरीब मजदूर था। बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो उसकी पत्नी गंगा भी उसके साथ खेत पर काम करने जाती थी, पर जब से उनका बेटा माधव पैदा हुआ था, बांके ने उसको काम पर जाने से मना कर दिया। तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कमा कर लाऊंगा उसी में खर्च चला लेंगे। गंगा बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती। धीरे धीरे उनका दुलारा माधव बड़ा होने लगा, पर 1 बरस का होने को आया। न चलने का प्रयास करता, न ही मुंह से बोल फूटते थे। सुनो जी, इस उम्र की ही तो मेरी बड़ी बहन की बेटी नीरू भी है। कितनी तेज भागती है। हमारा लाल क्यों नहीं चल पाता है? बोलने की भी इच्छा नहीं होती इसको तो। क्या बताऊं, कहीं से पैसों का जुगाड़ होते तो डॉक्टर को दिखा देते। गंगा रात दिन बेटे के बारे में ही सोचती रहती। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त रोटी मिल जाए वही बहुत था। एक दिन, सुनो जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मुझे शहर जाकर माधव का इलाज करवाना है। शहर में चलकर कुछ तो काम मिलेगा। खेत अधिया पर दे दो। तू शायद ठीक कहती है, यहाँ बैठकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद ही दोनों शहर की बस में बैठ गए। कलकत्ता जैसे शहर में जाएं तो जाएं कहाँ। बस ने उतारा तो बस अड्डे की भीड़ भाड़ देखकर वहीं किसी कोने में दुबक कर खड़े हो गए। रात हो गई थी। तभी, है, चलो यहाँ से आगे जाओ, रास्ता खाली करो। कहाँ जाएं बाबू, हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ कैसे आए? घर वालों ने निकाल दिया है। बच्चा बीमार है, कहाँ जाएं? कहते कहते वो रोने लगी। ठीक है, लेकिन ये कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। दोनों अपना सामान उठाए बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुम माधव को पकड़ो, मैं उन्हें उठाती हूँ। गंगा ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े झाड़े। मैं कैसे गिर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप अकेले कहाँ जा रही हैं? मैं गंगा सागर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं। ओह, तुम लोग मेरे साथ मेरी कोठी चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं,
चलो। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। आइए माँ जी। कुंवर सिंह, ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं, इनका सामान डिक्की में रखो। कुंवर सिंह ने उनका सामान भी डिक्की में रखा और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब कोठी पर पहुंची तो कुंवर सिंह, हिम्मत सिंह से कहो कि कोठी के पीछे जो क्वार्टर है उनका खुलावा करके इनके रहने की व्यवस्था कर दे। ये लोग हमारे गांव से आए हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज आराम करो, कल 8 बजे सुबह आकर मिलना। उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया था। कमरे में खाना बनाने के लिए सब कुछ था। एक चारपाई रखी थी, और क्या चाहिए था। लगता है गांव से निकलते ही किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब हमारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, मालकिन बहुत नर्म दिल औरत है। दूसरे दिन दोनों कोठी में मिलने गए तो बांके, तुम हमारी कोठी में चौकीदारी का काम करोगे? जी मालकिन, पर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। भाई, तुम दिखने में अच्छे खासे ताकतवर लगते हो और जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। नहीं मालकिन, मेरा मतलब था इतने कम समय में ही आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आप हमें जानती ही कितना हैं। आदमी पहचानने में कभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपकी अत्यंत कृपा है हम पर। हाँ गंगा, तुम हमारी रसोई में खाना बनाने में मदद कर देना। इस कोठी में सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है, मैं अकेली कितना खाऊंगी। मालकिन, आपका परिवार? एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 5 सालों से नहीं आया। बेटी भी दूसरे शहर में रहती है, साल में 1 बार आती है। हर बार यही कहती है कि कोठी और सारा कारोबार बेचता हमारे पास चलो, पर अपना घर तो अपना ही होता है ना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों किसी पर बोझ बनूं? मालकिन, आप चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए माधव के बारे में सब कुछ बताया। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी तो बच्चों की ही डॉक्टर है, अगले महीने ही आने वाली है, तब उसी को दिखा लेंगे। ओह मालकिन, देखो ना, ईश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है। देने पर आमादा हो जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम तो जीवन भर आपकी सेवा में ही गुजार देंगे। मैं आज ही बेटी से बात करूंगी। गंगा और बांकी बहुत खुश थे। उसी दिन से उन्होंने अपने अपने काम संभाल लिए। मालकिन की बेटी आई तो उन्होंने माधव का इलाज किया। माधव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। 1 साल बीत गए थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी, सब सो रहे थे। बांकी कोठी के फाटक पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि फाटक के बाहर कोई साया है जो फाटक फांद कर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! बांके के चिल्लाते ही सभी लोग उठ गए और चारों तरफ लाइट जल गई। बांके ने उस चोर को दबोच लिया। वो चोर एक फटा हुआ शर्ट और पैंट पहने हुए था। किसी अच्छे घर का युवक लग रहा था। क्या लेने आया था? दिखने में तो शरीफ खानदान का लगता है। चोरी करते शर्म नहीं आई तुझे? पैसे चाहिए, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है। मुझे छोड़ दो भाई। बांके ने सबको जाने का इशारा किया और खुद उसको बरामदे तक ले आया। उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। बांके को उस पर दया आ गई। उसने अपना स्वेटर उसके शरीर पर डाल दिया और जरूरतें पूरी करने के लिए ही लोग काम करते हैं, वरना सब के सब चोरी करके ही खाते। भाई, ये मेरी ही कोठी है। किसी तरह अपनी माँ को देखना चाहता था। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मैं हूँ ही ऐसा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बांके को काटो तो खून नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं मालकिन को बुलाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या किया तुमने? मालकिन तो बहुत ही अच्छी और दयालु हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। पिताजी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक दिन कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आ गया। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरे दिन पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है।
ये बात मैं घर में बताने वाला ही था कि मेरे पिता के मरने की खबर आ गई। घर में मातम पसरा हुआ था। मैं माँ को अपनी बीमारी के बारे में बताकर और दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आप तो विदेश में थे। मैं कहीं नहीं गया था, बस अपने इलाज के लिए इस शहर से उस शहर घूम रहा था। माँ को मैंने कह दिया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को यही लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर जिंदगी ने मुझे खुद धोखा दिया है। शुरू में मैं माँ से पढ़ने के बहाने पैसे लेता था। माँ मुझे वापस आने को कहती थी, पर मैं अस्पतालों में रहने की वजह से नहीं आ सकता था। आप अपनी माँ को बता देते, मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती। आज के दिन माँ खुद सारा व्यापार चला रही है, मुझसे नाराज ही तो है सिर्फ। मालकिन चोर चोर का शोर सुनकर बाहर आ गई थी और पता नहीं कब से दोनों की बातें सुन रही थी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चलो, मालकिन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। वक्त देखकर उन्हें सब कुछ समझा देना। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, अब नहीं बनाने दूंगी रोहित। माँ की आवाज सुनते ही वो माँ से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी रोहित। माँ, पिछले 5 साल से इलाज ही तो करवा रहा हूँ। इस बार जैसे ही अस्पताल से छूटा वैसे ही घर की तरफ भागा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। रोहित की सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। बांके ने सहारा देकर उसे मालकिन के कमरे में पहुंचा दिया। 6 साल बाद माँ की जादुई ममता की छांव में रोहित गहरी नींद में कभी न उठने के लिए समा गया था।